नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस मेंस की पूरी तैयारी सिलेक्शन तक की कैसे करें, मेंस में क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, कैसे कैसे अपने आप को अपडेट करें, आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट वगैरह कैसे करें, सारी चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं इस वीडियो में। मेंस की तैयारी करने से पहले कुछ चीज़ें, कुछ बातें आपको ज़रूर याद रखनी चाहिए। वो क्या क्या है? सबसे पहली बात आप ये कि 3 स्टेज स्ट्रेटजी वाला जो प्री का वीडियो है वो आप ज़रूर देख लें, ठीक। उससे पूरा आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। 3 स्टेज का मतलब ही ये है कि भाई पहली स्टेज में आप अपना पूरा एक जो कॉमन बेसिक होता है प्री और मेंस का वो कवर करें। अदरवाइज ना प्री की चीज़ें समझ में आएंगी और ना मेंस की चीज़ें समझ में आएंगी। सेकंड स्टेज में प्री प्लस मेंस की पूरी तैयारी करनी होती है। पहला स्टेज बेसिक वाला प्रिपरेशन का है, करीबन 1-1.5 महीने का है। दूसरा स्टेज जो है वो है मेन तैयारी पीसीएस की। पीसीएस की तैयारी प्रीलिम्स प्लस मेंस की हमेशा साथ में ही की जाती है, ये ध्यान रखिएगा अगर सिलेक्शन लेना है तो। देखो, तैयारी के कई सारे लोगों के अपने अपने एम होते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिर्फ और सिर्फ ये एम है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनका हम सिलेक्शन करा सकें बस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑफिशियल सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से जो भी चीज़ें अपडेट हैं वो हम दें और सिर्फ स्टूडेंट हमारा सिलेक्शन कर पाए, बस इतना ही हम फोकस करते हैं। हमारा मानना है कि भाई पहले आप सिलेक्शन अपना ले लीजिए, फिर आप अपना पीएचडी करते रहिए, ठीक है। तो मेंस की तैयारी पहले 3 स्टेज स्ट्रेटजी वाला वीडियो आप पूरा देख लें। उसमें पहली स्टेज बेसिक क्लियर कर लें, सेकंड स्टेज करीबन 5-6 महीने की है, उसमें प्री प्लस मेंस की तैयारी एक साथ ही होती है। जब प्री आने वाला होगा थर्ड स्टेज आ जाएगी, उससे करीबन 2-3 महीने पहले आप प्री का करें, ठीक। अब मेंस की तैयारी करने से पहले कुछ बातें जरूर आप ध्यान कर लें, मतलब ये माइंड में एकदम बिठा लीजिए, उतार लीजिए, बिल्कुल रगों में बिल्कुल होनी चाहिए चीज़ें कि करना ही करना है। क्या क्या चीज़ें? पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेंस के पैटर्न को पूरा ध्यान से समझें। पूरे मैं यूपीपीएससी का पैटर्न बताऊं तो क्या चल रहा है पीसीएस का। भाई 3 स्टेज की प्रोसेस है पीसीएस की। पहला है प्रीलिम्स, इसमें जितनी भी सीटें आती हैं उनका 15 गुना लोग जाते हैं मेंस में, सेकंड स्टेज में, ठीक। प्रीलिम्स सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, 2 पेपर होते हैं, एक जीएस और एक सीसेट। जीएस में 150 क्वेश्चन 200 नंबर, उसी से कट ऑफ बन जाता है। सीसेट में 100 क्वेश्चन 200 नंबर, वो सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर, उसमें 33% नंबर डालने हैं। तो प्रीलिम्स का कोई खास रोल नहीं है सिलेक्शन कराने में, ठीक। अब आए मेंस पे। मेंस में है 1500 नंबर, यही सब कुछ है। पूरी कृपा, पूरी माया सब यहीं पे अटकी हुई है। इन्हीं 1500 में से पूरा जो है आपको मैक्सिमम मार्क्स खींचने ताकि आपकी रैंक अच्छी से अच्छी हो सके, ठीक। तो 1500 का हो गया मेंस। 100 नंबर का होता है पर्सनालिटी टेस्ट। मेंस को ही नॉलेज टेस्ट बोलते हैं। मतलब कि एक्चुअली में जो आयोग की डिमांड है कि भाई आपको पूरा है नॉलेज कि नहीं, आप जीएस से कनेक्ट कर पाते हैं खुद को कि नहीं, आपकी किस तरह की एनालिसिस है। जो भी नॉलेज टेस्ट के टूल्स हैं वो मतलब वही आपको पेपर लिख के देना होगा। डिस्क्रिप्टिव होता है, सब्जेक्टिव होता है पेपर। अब 1500 नंबर जिस पे कृपा अटकी है मेंस की, वो क्या क्या है? 6 पेपर हो गए हैं जीएस के, यानी कि जनरल स्टडीज़ के, ठीक। ये 6 पेपर 200 नंबर के हैं, तो 6 इंटू 200 यानी कि 1200 हो गया, ठीक है। 150 नंबर का ए से आता है, 3 ऐसे लिखने पड़ते हैं 700 शब्दों के, और उसमें हर एक ऐसे होता है 50-50 नंबर का। एक ऐसे के लिए 3-3 जो है टॉपिक्स होते हैं, उनमें से एक लिखना होगा। 3 सेक्शन होते हैं, हर एक से एक चूज करके लिखना होता है। तो 150 का हो गया ऐसे, 150 की हो गई हिंदी। ये बात नोट करने वाली है कि यहाँ पे जो मेंस की हिंदी है, सामान्य हिंदी, उसमें जो नंबर जितने मैक्सिमम आप ला पाओ लाओ, क्योंकि वो नंबर रैंक में जुड़ जाते हैं। समझ में आ गई बात? तो 6 इंटू 200 1200 की जीएस, 150 का ऐसे, 150 की हिंदी, ये हो गया पूरा 1500। यहीं पे आपको मैक्सिमम सब कुछ करना है, उड़ेल देना है जितनी भी नॉलेज है आपके पास, यहीं पे है पूरी रैंक वैंक, ठीक है। इंटरव्यू में तो वैसे भी देखो, जो पर्सनालिटी होती है ना वो आपकी सालों साल डेवलप हुई होती है। वो कोई 1-2 दिन या 2-3 मॉक देने से नहीं हो जाता है।
आप मेंस की तैयारी अच्छे से करिए, प्री वाली तैयारी अच्छे से करिए, 3 स्टेज स्ट्रेटजी का वीडियो ध्यान से करिए, अपने बेसिक्स मजबूत बनाइए, जीएस को रियल लाइफ से कनेक्ट करके देखिए कि जो चीज़ आप जीएस में पढ़ रहे हैं, जो करंट में पढ़ रहे हैं, अपने आप से भी उसको कनेक्ट करके देखा करिए थोड़ा। इस तरह से अगर आप करना चालू करेंगे तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग इस तरह से बनेगी, कॉन्सेप्ट आपके इस तरह से क्लियर होंगे कि आप जो है जीवन भर भले ही एक आध फैक्ट भूल जाओ लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं भूलोगे। हालांकि अपने को जीवन भर तक के लिए नहीं याद रखना है, अपने को एग्ज़ाम के लिए याद रखना है। और मेंस में एक चीज़ ये ध्यान रख लीजिए कि भैया आप चाहे जितना पढ़ लो, 15 बुक, 20 बुक, 50 बुक, लेकिन अगर आप आंसर राइटिंग अच्छे से नहीं करके गए, अच्छे से मतलब ये कि मेंस में जाने से पहले कम से कम 1000-1200 क्वेश्चन लिख के ही जाना, अदरवाइज सिलेक्शन होना मुश्किल है। सिर्फ और सिर्फ मेन है आंसर राइटिंग, मेंस का रूल। ठीक है, पैटर्न वैटर्न समझ में आ गया। अब मेंस की तैयारी से पहले मैं बता रहा था कि जो बातें हैं वो जरूर याद रखिए। सबसे पहली बात कि ऑफिशियल सिलेबस को ध्यान से पढ़ डालिए, पूरा जीएस के 6 पॉइंट को, हिंदी ऐसे क्या क्या चीज़ें लिखा हुआ ध्यान से पढ़ लीजिए। हो सके तो अपने रूम में जहाँ बैठते हैं वहाँ प्रिंट वगैरह लगा के रख लीजिए, ताकि आप जो है पूरे साल जब तक मेहनत करते रहें। पीसीएस की तैयारी का वैसे जो एक समयावधि होता है कि भाई कितने दिन में पूरी पीसीएस की प्री मेंस की पूरी तैयारी की जा सकती है, मेरे हिसाब से ज़्यादा 7, 8 या 9 महीने में बस। डेली अगर आप स्टार्टिंग में जो है 5-6 घंटे से चालू करें, धीरे धीरे वो 7-8 घंटे तक ले आए, उतना पे मेंटेन कर लें, रेगुलरिटी रखें, कंटिन्यूटी रखें, करंट अफेयर डेली करें, लगाएं, प्रैक्टिस डेली करें, प्री की आंसर राइटिंग करते जाएं, मेंस का बेसिक सीख लें। इस तरह से अगर आप 8-9 महीने दे दिए तो आराम से हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि भाई सिलेबस को मेंस के लिए मैं बता रहा हूँ, मेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सिलेबस को ध्यान से पढ़ लीजिए पूरा, हो सके तो प्रिंट लगा लीजिए। दूसरी चीज़ क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है कब से देखने, ये इंपॉर्टेंट है। देखो 2018 से पैटर्न बदला था। 2018 के पहले जीएस का पेपर होता था ऑब्जेक्टिव, तो उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हालांकि कुछ टटपुंजी यूट्यूब के चैनल उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मेंस के लिए जो है आजकल चला रहे हैं, 2023-24 में भी मैंने देखा ये, उन चैनलों से दूर रहें, अदरवाइज तो फिर आपका होना हुआ तो भी नहीं होगा। खैर मुद्दे पे आते हैं। सिलेबस पूरा आपने पढ़ लिया, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे एनालाइज करिए। कब से करने, 2018 से। देखो 18 में क्या किया यूपीपीएससी ने कि यूपीएससी का बिल्कुल फॉर्मेट जो है कॉपी कर दिया, जीएस 1, 2, 3, 4 ले आए। ठीक, लेकिन 2023 में आप सभी स्टूडेंट्स की क्रांति की वजह से उत्तर प्रदेश स्पेशल का भी पेपर सरकार को जोड़ना पड़ा। ठीक है, तो अब क्या है पैटर्न कि 6 पेपर है। पहला वाला क्या है, पहला वाला आर्ट एंड कल्चर है, उसी में ज्योग्राफी, उसी में सोशल इश्यूज हैं, जीएस 1 है। पहले उसी में जीएस 1, 2, 3 में ही यूपी जीके के कंपोनेंट थे, अब वो सारे जीएस 5-6 में डाल दिए हैं। ठीक, तो जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4, जीएस 5, जीएस 6 का पूरा सिलेबस ध्यान से पढ़ें, हिंदी का पढ़ें, ऐसे का पढ़ें, प्लस इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए 2018 से लेके 22 तक के जीएस 1, 2, 3, 4 के यूपीपीएससी के। जीएस 5, 6 वाला पहली बार हमारे पास आया है 2023 का, तो उसको एक बार एनालिसिस कर लीजिए। इस तरह से करिए, पहले पूरा सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे मेन टारगेट करना है अपने को। समझ में आ गई मेंस की क्या करना है। सबसे पहले 3 स्टेज स्ट्रेटजी वाला वीडियो देखना है जो प्री वाले में दिया गया है, फिर मेंस का पीवाईक्यू का सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस करें किस टाइप से आते हैं, और प्लस पूरे सिलेबस को ध्यान से पढ़ें। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो कर रहे हैं, इसका सिंपल मतलब यही है, देखिए हमारा, मैंने पहले ही बता रखा है कि हम हैं आयोग के फॉलोअर। आयोग जो जो चीज़ें करता है हम वही चीज़ें मानते जाते हैं, जो जो आयोग पैटर्न चेंज करता जाता है वही हम फॉलो करते जाते हैं। इसीलिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज अपने मटेरियल को, सिलेक्शन मटेरियल, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, सारी चीज़ें पहली बात तो फ्रेश बना देता है, और हर 1-2 महीने में हम अपडेट करते जाते हैं। सिंपल सीधी बात है ये, क्योंकि भाई आयोग के हम फॉलोअर हैं, हमें सिर्फ स्टूडेंट का सिलेक्शन कराने से मतलब है, हम उसी पे बस रहते हैं। नॉलेज पीएचडी हमें नहीं करानी, और अगर आपको करनी भी है तो आप पीसीएस, मेरा मानना है कि आप बन जाओ एक बार, फिर जो है पूरी दुनिया, पूरी जीवन पढ़ाए, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, सुंदरकांड पढ़ो, जो जो चीज़ें पढ़नी है आपको सब पढ़िए आप।
तो सबसे पहले 3 स्टेज स्टडी वाला वीडियो, फिर मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस का एक एक वर्ड देखना जरूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 से लेकर 2023 तक, ठीक है, वो सारे हमने अपने पेड ग्रुप में दिए हुए हैं, फ्री टेलीग्राम में भी दिए हुए हैं। आप रिलेवेंट डेट्स जो है न्यूज़ से सर्च करके देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम में। फिर एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको सही बात एक ही साल के अंदर सिलेक्शन चाहिए तो जब भी प्री आए, आपका प्री से पहले आपका ये चीजें मेंस के लिए कर लेना। क्या क्या कर लेना? जीएस 1 से लेके 6 तक की सारे पॉइंट्स की बेसिक थ्योरी और अंडरस्टैंडिंग 3 स्टेज स्ट्रेटजी वाले वीडियो के साथ साथ ये करना है, मतलब उसी का ये है पार्ट। 3 स्टेज में क्या बताया? पहले स्टेज पे बेसिक, तो बेसिक के बाद मेंस के जीएस 1 से लेके 6 तक के सारे पॉइंट्स की जो भी उसमें लिखा हुआ है सिलेबस में, उन सब की बेसिक थ्योरी क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, और प्लस उसका जो भी लेटेस्ट करंट अफेयर अपडेट हो ये कर लेना। जीएस 1 से लेकर 6 तक की पूरी थ्योरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लेना। सारे मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पूरी जो है एनालिसिस कर लेना। सिलेबस मेंस का ध्यान से पढ़ लेना। हिंदी 150 नंबर कृपा, हिंदी के जो है 150 में कई कुछ इंग्लिश मीडियम वालों के 50-60 नंबर भी आ जाते हैं भैया, है ना। गुड़ गोबर ना करिए ना, वहाँ पे लोगों के 115 तक नंबर आते हैं हिंदी में और लाए जा सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से बढ़िया आपको यूपीपीएससी के लिए हिंदी की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। फ्री में भी अगर आप ज्वाइन करोगे तो भी आप इतने आ सकते हैं। तो प्री से पहले आपको जीएस 1 से लेकर 6 तक के पूरे थ्योरी अंडरस्टैंडिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, हिंदी की पूरी थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग, समझ में आ गई बात। हिंदी का पूरा पेपर की एनालिसिस, क्योंकि हिंदी में कोई पैटर्न नहीं चेंज हुआ है कभी भी। ऐसे की पूरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस, ठीक है। तो इतना जरूर करके रख लेना, और प्लस आंसर राइटिंग का बेसिक सीख लेना। आंसर राइटिंग का मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितने मिनट में उनका आंसर लिखना होता है। 125 वर्ड वाला हो गया, 200 वर्ड वाला हो गया, विद इन टाइम लिमिट, विद इन वर्ड लिमिट, पूरा पेपर कैसे अटेम्प्ट करें ये सब देख लेना भैया। मेंस का पेपर में सबसे कठिन टास्क पता क्या होता है? उस पूरे पेपर को अटेम्प्ट करना 3 घंटे के अंदर। और ये एक दिन में ऐसा नहीं हो सकता है कि बस आप सीधे जाओ, प्री में मान लो अंधी चुक्की लग गई, मेंस में गए, पूरा पेपर 1 घंटे में किया, निकल गया, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा केवल तभी हो सकता है जब आप सो रहे हो और कोई आपके ऊपर पानी डाल दे, ठीक है। तो मेंस का पेपर अभी से अपने आप से वादा कर लीजिए ये चीज़ कि जब तक प्री होने वाला है ये चीज़ें मुझे करके ही रहनी है। मेंस के पेपर में ये कसम खा लो अभी से कि पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आओगे, जीएस 1 से लेके जीएस 6 तक का, अदरवाइज तो बेकार है तैयारी, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप तैयारी करना चालू करोगे तब जाके मेंस में सिलेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। यूपीपीसीएस के हमारे प्री प्लस मेंस के ग्रुप चल रहे हैं, आप जो जिसमें भी चाहें एडमिशन ले सकते हैं। हमारा अगर आपको जेन्यून और ऑथेंटिक सिलेक्शन मटेरियल, आंसर राइटिंग ग्रुप प्लस फीडबैक प्लस पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर, मिसलेनियस, पूरा का पूरा ऑफिशियल सिलेबस लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और जो है अपडेटेड मटेरियल वगैरह सिर्फ हमारे इन्हीं 3 नंबर पे मिल सकता है। 8564880530, 7523864455, 9696066089। इन तीनों पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। मेरा नंबर है 7838692618। मुझे आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो अभी तक मैंने ये एनालिसिस बताई है आपको। अब इसके बाद मैं पूरा मेंस का पैटर्न और सिलेबस के एक एक पॉइंट पे चर्चा करने जा रहा हूँ। पूरी एनालिसिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से, उसको आप जरूर सुन लीजिए, इसके हिसाब से आप तैयारी करना चालू कर लीजिए। चलिए अब ये जो नोटिफिकेशन और सिलेबस की पीडीएफ है उससे पूरा देख लेते हैं। मैंने बताया आपको मेंस होता है 1500 नंबर का। देखिए ये हिंदी है 150 नंबर, निबंध है 150 नंबर, जीएस 1 से लेके 6 तक। परंपरागत का मतलब है सब्जेक्टिव, ठीक है, कन्वेंशनल लिखना पड़ेगा इसमें पूरा पूरा आंसर इस तरह से। ये जीएस के 6 पेपर है 1200 नंबर के, और 300, ये 1500। यहीं पे पूरी कृपा अटकी है, इसी पे पूरा फोकस करना है। यहीं से पूरी दिशा निर्देश हो सकती है कि भाई आप जो है कोई रैंक ला रहे हैं कि नहीं। इंटरव्यू चाहे जितना भी अच्छा हो, अगर मेंस में नंबर अच्छे नहीं है तो फिर अच्छी रैंक नहीं मिल सकती है। मेन फोकस यहीं पे करना है, इसीलिए इसका नाम मेंस है। देखिए लिखा हुआ है सभी प्रश्न पत्र परंपरागत कन्वेंशनल होंगे। सारे पेपर मतलब कन्वेंशनल होंगे, आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी उसमें।
3 3 घंटे मिलते हैं इसमें, 2 200 नंबर का पेपर होता है। सब में ऑलमोस्ट 20 20 क्वेश्चन आते हैं। 10 आते हैं क्वेश्चन जो है आपके 125 वर्ड के 8 नंबर के, और 10 क्वेश्चन आ जाते हैं 200 वर्ड के करीबन 12 नंबर के, करीबन क्या 12 नंबर के। तो 80 ये हो गए 10 × 8, और 10 × 12 120, तो 200 नंबर का पेपर हो गया ये। एक बड़ी यहाँ पे विशेष बात लिखी है, आपको ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि जो भी स्टूडेंट है उससे सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र में न्यूनतम अंक प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी, जो आयोग अपना टाइम टू टाइम निर्धारित करता है। समझ में आई कि नहीं बात? जनरली क्या होता है, जैसे कई जगह एलिजिबिलिटी वाला जो लिखा है ये यूपीपीएससी में 40% होता है जनरल के लिए, तो वैसे ही मतलब हिंदी में भी करीबन 60 नंबर तो आने चाहिए। कई बार जो है ये, बाकी तो आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कितना वो करेगा। ऑलमोस्ट इसी के आसपास जो है ये हर बार मिनिमम करता है, और या फिर जो भी करता है मतलब ये जितना भी आयोग जो निर्धारित करेगा उतने मिनिमम नंबर चाहिए, क्योंकि भैया उत्तर प्रदेश शासन में हिंदी का बड़ा ज़्यादा महत्व है। सरकारी पत्र वगैरह ये सब हिंदी में ही बात करने पड़ते हैं, तो हिंदी आपको आनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पे हिंदी रखा गया है और रैंक में इंक्लूड भी किया गया है। ठीक है, जो ये है 100 नंबर का इंटरव्यू, ये है पर्सनालिटी टेस्ट। सिर्फ आपका किस तरह की आपकी पर्सनालिटी है, सामान्य, जागरूक जो है, बुद्धि, चरित्र, अभिव्यक्ति की क्षमता, व्यक्तित्व, सेवा के लिए सामान्य, उपयुक्तता को दृष्टि में रखते हुए सामान्य अभिरुचि के विषयों से संबंधित होगी। ये पूरा इंटरव्यू है। अब देखिए प्री वाला जो सिलेबस है वो मैंने आपको बता दिया था 3 स्टेज वाली स्ट्रेटेजी वीडियो में। अब चलो इसमें मेंस का सिलेबस देख लेते हैं। हिंदी के 5 पॉइंट हैं, एक एक करके एक एक पेपर की डिस्कशन करते हैं कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, और प्री से पहले क्या क्या करना है। देखो ये हिंदी 150 नंबर की है, बहुत ध्यान से सुनो। अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो थोड़ी बहुत मेहनत करके अच्छे नंबर इसमें ला सकते हैं, क्योंकि आपने पहले से हिंदी पढ़ रखी है। अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं तो भी कोई ऐसा रोने धोने की ये सब करने की जरूरत नहीं है। हर चीज़ में फेफड़ा पसार देते हो कि अरे मैं क्या चलू ठल मिला क्या होगा, अरे सब होगा, क्या टेंशन ले रहे हो। तो ये 5 पॉइंट का सिलेबस है, देख लो ध्यान से पहले। ठीक है, पहला है गद्य का अवबोधन एवं प्रश्नोत्तर। सिंपल क्या करना है, गद्य आएगा उसमें पढ़ के आपको अगर 2 बार पैराग्राफ पढ़ोगे तो आराम से उसका आंसर दे सकते हैं आप। इसमें जो है टाइटल वगैरह भी आते हैं, और प्लस उससे पैराग्राफ से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, यही चीज़ प्री के सी सेट में भी आती है ना। यहाँ थोड़ा सा जो है कई बार मॉडरेट साइड हो जाता है ये, और यहाँ पे एक्चुअली लिख के बताना पड़ता है। वहाँ पे प्री में सी सेट में क्या सिर्फ पहचानना होता है। संक्षेपण जितना भी वर्ड का दिया हो उसका 1/3 या 1/4 के आसपास आपको उसकी समरी लिखनी होती है अपने शब्दों में। ठीक है, मतलब पूरी बात को थोड़ा सा संक्षिप्त में करके लिखना होता है, और उसी पे बेस जो है टाइटल वगैरह आपसे पूछ लेते हैं। फिर ये पत्र लेखन वाले हैं 4 5 टाइप के। शब्द ज्ञान प्रयोग, उपसर्ग प्रत्यय हो गया, विलोम शब्द हो गया, वाक्यांश के लिए शब्द हो गया, वर्तनी एवं वाक्शुद्धि हो गया, लोकोक्ति एवं मुहावरे हो गया। ठीक है, मैं आपको बताऊं ये 3 घंटा इसमें जो दिया जरूर है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा टाइम दे दिया है। मैं तो कहूँगा आपसे, अगर आपकी हिंदी ठीक ठाक है तो आप इस पेपर को, मैंने खुद ये दिया हुआ है, 1.5 2 घंटे में आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इवन जो है जैसे गद्य है, अब इसमें इसको करने का तरीका ये कि आप पहले तो एक बार जो है पैराग्राफ पढ़ें और फिर क्वेश्चन पढ़ें। जब एक बार पैराग्राफ पढ़ेंगे आप और उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इससे ये थोड़ा आइडिया लग जाएगा, अच्छा ये पूछ रहा है। फिर जब इसके बाद एक बार फिर से पैराग्राफ पढ़ें और फिर क्वेश्चन टू क्वेश्चन टारगेट करके पढ़ें, इस तरह से आंसर दिए जा सकते हैं। संक्षेपण में भी जो है कुछ बहुत खास चीज़ें नहीं है, अगर थोड़ी आप प्रैक्टिस कर लें आराम से कर सकते हैं। सिंपली बात यह है कि भाई जो भी चीज़ आपके पैराग्राफ में लिखी हो उसको आप एटलीस्ट 1 बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 2 3 बार पढ़ के समझें उसको, और फिर उसको अपने शब्दों में भी लिखें। उसके शब्द वगैरह गिन लें कि भाई एक एक लाइन में कितने वर्ड हो, उस तरह से थोड़ा सा कैलकुलेशन करके इसमें लिख सकते हैं आप। पत्र लेखन में हम खूब प्रैक्टिस कराते हैं और शब्द ज्ञान प्रयोग में भी खूब प्रैक्टिस कराते हैं, लोकोक्ति मुहावरे में भी। ठीक है, क्या इसमें करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, हिंदी का जो 1500 वाला ग्रुप ज्वाइन करके उसमें जो मटेरियल दिया गया उसको पूरा पढ़ डालिए, पूरा पढ़ डालिए। जो लोग पेड ग्रुप में नहीं, कोई समस्या नहीं है, तुरंत आप हिंदी का कंप्लीट 150 नंबर का पापा वीडियो देख डालिए। पहले जो है 2 3 हम वीडियो बना चुके हैं, सारे देख डालो, पूरी 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 सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सिलेबस पढ़ लिया आपने,
मटेरियल जो हमने दिया है पढ़ लिया, उसको प्री से पहले अच्छे से पढ़ के रख लो, एक बार 2 3 4 दिन मेहनत कर लो, या फिर डेली डेली 2 4 5 10 मिनट दे दिया करो, उतना काफ़ी है। ठीक है। और जब प्री के बाद हम लगातार टेस्ट सीरीज कराएंगे, विद मॉडल आंसर भी देंगे उसका, और उसमें पूरा लिख के आप उसको वहाँ पे सबमिट करिएगा, पूरा फीडबैक भी दिया जाएगा, कोई भी चीज़ें समस्या है वहाँ सब सुलझा दी जाएंगी। हिंदी के लिए तो कोई प्रॉब्लम किसी चीज़ की है ही नहीं। आप लोग इवन हमारी प्लेलिस्ट भी कोई फॉलो कर ले फ्री वाली, उससे ही पूरी तैयारी कर सकते हैं। पूरे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की विद मॉडल आंसर एनालिसिस दी हुई है, पूरी थ्योरी क्लियर की हुई है, पूरे टेस्ट सीरीज विद मॉडल आंसर हमने सब दिए हुए हैं। उतना भी कोई लगा ले, पूरा हिंदी में आराम से नंबर ला सकते हो। अभी इसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, प्री से पहले सिर्फ इसका थ्योरी थ्योरी पढ़ लो बस। ठीक है। प्रोसेस ये हुई कि भाई पहले इसका PYQ कर लिया, क्योंकि इसमें जब भी पैटर्न चेंज हुआ हिंदी में कुछ छेड़छाड़ नहीं की गई, हिंदी वैसी ही है। PYQ पढ़ लिया, SCS का मटेरियल पढ़ लिया, बाकी प्री से पहले इतना ही करके करना काफ़ी है। सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया। बाकी जब प्री के बाद हम लोग हिंदी में टेस्ट सीरीज़ वगैरह देंगे, उसको पूरा अटेम्प्ट करके आप बिल्कुल आंसर लिख के दीजिएगा, वहाँ पे पूरा फीडबैक दिया जाएगा। तो इस तरह से हिंदी करनी है। आप देखिए ध्यान से, ये है निबंध यानी कि ऐसे। ठीक है। यहाँ पे 3 सेक्शन दिए हैं, खंड का, खंड खा, खंड गा। ठीक। इसमें क्या है कि 700 शब्दों में निबंध एक लिखना है, 3 निबंध यानी कि 2100 शब्द। ठीक है। अब यहाँ पे 3 में से एक आपको चूज करना पड़ेगा, खंड का में, खंड खा में और खंड गा में। यही चीज़ इंग्लिश वाले PDF से भी आप समझ सकते हैं, मैं हिंदी में इस बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये कल्चर वाला पार्ट हो गया। ठीक है। लिटरेचर कल्चर हो गया, सोशल सेक्टर हो गया, पॉलिटिकल सेक्टर हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गई, साइंस एनवायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी हो गई, मतलब इकोनॉमिक वाला हो गया, एग्रीकल्चर वाला हो गया, करंट अफेयर हो गया, डिजास्टर हो गया, और प्लस गवर्नमेंट स्कीम, ये सब हो गया। इस तरह से है ये। पहला वाला सेक्शन थोड़ा सा जो है कई बार लोगों को थोड़ा अजीब सा लगता है, इसमें अजीब से टाइटल को किया जाते हैं। बाकी ये तो वही ज्ञान पर पर्यावरण और प्रौद्योगिकी है, इकोनॉमी वाला है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, और ये करंट अफेयर या फिर एक गवर्नमेंट स्कीम आ जाती है, और एक डिज़ास्टर पे आ जाता है हर बार। ऐसे के लिए कुछ खास अलग से नहीं करना है। आप सिंपल क्या करिए, पिछले सालों के पेपर दे दीजिए, जो आपको हमारे फ्री टेलीग्राम में भी दिए गए हैं, पेड टेलीग्राम में भी दिए गए हैं। ठीक है। और उसके साथ साथ जो जब आप जो है हमारे जैसे प्री प्लस मेंस के कंप्लीट वाले जो लोग ग्रुप में हैं, वो लोग डेली करंट वाली ज़रूर पढ़ लिया करें। और जो लोग मेंस वाले 7800 में हैं, उसमें क्या करते हैं, हम डेली का मंथली करके हर मंथ के बाद नेक्स्ट मंथ की 4 तारीख को दे देते हैं। तो उससे आप अपना पूरा जो है करंट वगैरह देखते जाओ, उतना कर लेना। प्रीवियस ईयर पेपर कर लेना, और एग्ज़ाम से पहले, मेंस एग्ज़ाम से पहले एटलीस्ट जो है 5 ऐसे आप लगा लेना। वो आपको हिंदी वाले 1500 ग्रुप में वाले में मिल जाएंगे। इसके अलावा हम मेंस की एक इंटेंसिव आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस का ग्रुप चालू करते हैं। आप लोगों में से जो भी चाहे उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें भरपूर जो है लिख लिख के हम पूरा का पूरा वो करते हैं। मतलब इंटेंसिव आंसर राइटिंग में पूरा आपसे लिखवाया जाएगा। ये 9 जितने भी हैं, ये इन सब के 4 4 36 उसमें ऐसे होते हैं, वो आप अलग से ज्वाइन कर सकते हैं जो लोग चाहें तो। इतना ही काफ़ी है। इसके अलावा हो सके तो एक एडिटोरियल पढ़ने की आदत डाल लें आप। ठीक है। कोई भी अच्छा एडिटोरियल, द हिंदू का भी पढ़ सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस का भी पढ़ सकते हैं आप। एडिटोरियल मतलब वो जो लंबा वाला होता है, जो 2 3 4 पेजेस का होता है, बस एक एडिटोरियल। उससे कई बार समझ पड़ती है, क्योंकि कई इंटेलेक्चुअल्स उसमें लिखते हैं उस तरह से बस। अदरवाइज़ वो भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का डेली करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, उसमें हम मैक्सिमम चीज़ें कवर कर लेते हैं, जितना UPPSC के लिए ज़रूरी है। अब आते हैं इस पे। देखिए मैंने क्या कहा था कि भाई आप लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि आप लोग को मेंस की तैयारी में प्री से पहले, देखो प्री और मेंस के बीच में टाइम ज़्यादा नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मंथ का होता है। ठीक है। तो आपको प्री से पहले क्या क्या कर रखना है, GS 1 से लेकर 6 तक की थ्योरी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस और आंसर राइटिंग का बेसिक सीख लेना। मतलब कम से कम जितना हमारे आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में कराया गया उतना सीख के रख लेना एक बार। ठीक है। आ गया हो इस आंसर राइटिंग इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम ज्वाइन करके, हमारा किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, मतलब कभी पूछ लिया जो है क्रिटिकली एनालाइज, कभी इलुसिडेट, कभी एलेबोरेट, कभी एनालाइज, है ना, कभी कमेंट। इस तरह से जो है क्वेश्चंस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो भैया जी और बहनी जी, अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है ना, तो भैया जितना क्वेश्चन में पूछा जाए
बिना लिबिर लिबिर और बिना कुकू किए हुए सिर्फ और सिर्फ उतना ही आंसर लिखें। सारे कीवर्ड्स को इंक्लूड करते हुए लिखें, विद इन टाइम लिमिट लिखें, विद इन वर्ड लिमिट लिखें। ये जानना आपको जरूरी है आंसर राइटिंग के बेसिक में। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कीवर्ड्स क्या होते हैं, किस टाइप से इंक्लूड किए जाते हैं, इंट्रोडक्शन कैसे लिखें, बॉडी कैसे, और मेन जो है कंक्लूड कैसे करें, ये सारी चीज़ें आपको सिखा देते हैं। तो उतना कर लीजिएगा। प्री से पहले GS1 से लेके इतना 6 तक की अंडरस्टैंडिंग प्लस PYQ एनालिसिस प्लस आंसर राइटिंग का बेसिक सीख लीजिएगा। ए से हिंदी का जो मैंने बता दिया उतना उतना और कर लेना, ठीक है। तो प्री जब देने जाओगे, प्री से 2-3 महीने पहले प्री प्लस मेंस की साथ तैयारी करना छोड़ देना। 2-3 महीने पहले सिर्फ प्री पर टारगेट करके पहले प्री निकालना, क्योंकि भैया प्री बड़ा टफ होता है UP PCS का। बड़े बड़े UPSC के सूरमा भी UP PCS का प्री नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। ये लाइटली मत लेना। कई लोग बाकायदा आप सिलेक्ट भी हो जाओ ना, तब भी अगली बार प्री नहीं निकलता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। क्योंकि प्री अगर आप निकाल लोगे तो उसके बाद 3-4 महीने अगर इंटेंसिव आंसर राइटिंग कर लोगे अच्छे से, तो आराम से मेंस भी निकल जाता है। इतना कोई वो नहीं है बहुत कठिन। ये GS1 पेपर है, मैंने इसमें बताया था आपको। हिस्ट्री के कंपोनेंट है, वर्ल्ड हिस्ट्री है यहाँ पे, वो ज्योग्राफी के कंपोनेंट है इसमें, और सोशलॉजी के कुछ कुछ पार्ट्स हैं। इस तरह से है ये पूरी, ठीक है। अब देखिए, जो मैंने बताया था आपको 3 स्टेज स्ट्रेटजी वीडियो, वो पढ़ना पहले क्यों ज़रूरी है। अगर आप उससे पहली स्टेज का बेसिक कवर कर लोगे, क्लियर कर लोगे 1 महीने के अंदर, तो जाके अपने आप, ये देखो ये वाला जो पार्ट है, कई सारे आर्ट एंड कल्चर की चीज़ें हैं, इसके बेसिक्स आपके समझ में आ गए होंगे। जो मॉडर्न वाले पार्ट हैं इसके बेसिक समझ में आ गए होंगे। बाकी तो पॉइंट वाइज हम दे ही देंगे अपने 7800 वाले ग्रुप में, उतना आप पढ़ लेना। और ये जो है ये थ्योरी और अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना बहुत है। इसके बाद आंसर राइटिंग में जो सिखाया जाए उसको करके, और लगातार आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते जाना। ये नहीं कि हमारे ग्रुप में 240 क्वेश्चन करा दिए गए उसके बाद आपने छोड़ दी। भाई मेंस के एग्ज़ाम से पहले आपको कम से कम 1000-1200 क्वेश्चन लगा के ही जाने हैं, लिख के जाना है, हैबिचुअल होने चाहिए, हाथ उंगलियां आपकी चलनी चाहिए ठीक से। 3 घंटे में आपको 20 क्वेश्चन वाला पेपर अटेम्प्ट करने की आदत होनी चाहिए। 10 क्वेश्चन वाले में आप समझ रहे हैं 125 वर्ड लिखने हैं। फिर जो है आप वो 8 नंबर के हैं, और 10 क्वेश्चन आपके 12 नंबर के हैं, उसमें 200 वर्ड लिखने हैं। समझ रहे हो आप 3 घंटे में कितने वर्ड लिखने हैं। 3 घंटे में आपको 2000 और प्लस 1250, 3250 वर्ड लिखने हैं। आसान नहीं है भैया जी, बहनी जी। ध्यान से इसको करिएगा। अभी से अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे तभी हो पाओगे सिलेक्ट। एक एक चीज़ों की कैलकुलेशन है। आप देखो भैया, गेम समझो, 3 घंटे आपके पास मिलेंगे, 180 मिनट आपको मिला, 3250 आपको वर्ड लिखने हैं। 5-10 मिनट वो लोग फॉर्म भराने और फालतू की एक्टिविटी में जो है निकाल देते हैं। तो 3250 में से मतलब 180 मिनट में मान लो 5-10 मिनट निकल गए, तो फिर आपके पास बचे लगभग 170 मिनट, ठीक है। उसको इससे डिवाइड करोगे, लगभग आपको हर मिनट में 19 के आसपास वर्ड लिखने पड़ेंगे। इस कैलकुलेशन के हिसाब से 125 वाला जो वर्ड का आंसर है वो आपको मैक्सिमम 7 मिनट में लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए मैक्सिमम। और जो 200 वर्ड वाला है वो आपको मैक्सिमम 10 या 10.25 इतने मिनट में लिखने की कोशिश करनी चाहिए। तभी जाके पेपर पूरा अटेम्प्ट होगा, नहीं तो पेपर अटेम्प्ट करना भी आपके लिए एक बड़ा टास्क बन सकता है जब आप उस वाली पोजीशन पे होगे। अभी से बता रहा हूँ, सीख लोगे, फॉलो कर लोगे, साल भर आराम से वहाँ जाओगे, हंसते हंसते फोड़ के आ जाओगे। इसीलिए मेहनत अभी करो, अभी टाइम है जो 2025 की तैयारी कर रहे हैं। जब एकदम एग्ज़ाम आने वाला होता है तो चिल होके पढ़ाई करना, रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना, मज़े लेना बढ़िया जीवन के। अभी 8-9 महीने लग जाओ, बिल्कुल पूरा जो है दिन रात एक कर दो। जितना कह रहे हैं बस उतना भी कर लो, बहुत है। दिन रात एक करने का बस इतना ही मतलब है आपके लिए अभी, कि शुरू 6-7 घंटे से करके, और कम से कम अपनी पढ़ाई को स्टेबलाइज कर दो 8, 8.5, 7-8 घंटे तक। तो GS1 पेपर में देख सकते हैं आप, ये वाला पेपर भी आप बेसिक से, ये वाला जो पॉइंट है ये आपको कम से कम इसका बेसिक पहले अगर क्लियर होगा उसके बाद पॉइंट समझने में आसानी मिल जाएगी, ठीक है। अब ये क्या है, ये भाई स्वतंत्रता के पश्चात, ये छोटू सा है, एक हम PDF दे देंगे बस 23 के बार हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, ये है वर्ड हिस्ट्री। वर्ड हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, जितने हमारे नोट्स हैं उसको पढ़ लेना, एक क्वेश्चन भी आ जाए तो बड़ी बात होती है,
ठीक, उसके बाद वैसे तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये आपको एनसीईआरटी सोशोलॉजी वगैरह में मिल सकते हैं, लेकिन जितना एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है वो हम पॉइंट वाइज दे देंगे, उतने में हो जाएगा, जितने भी ये सोशल जो है सोशल इश्यूज़ वाले पॉइंट। और इसके अलावा जो हम डेली का मंथली वाला पीडीएफ देते हैं, मेंस स्पेशल मतलब जो पीडीएफ वो देते हैं आपको, करंट अफेयर की पीडीएफ, उसमें सारी चीज़ें कवर होती हैं, वो आप देखते जाया करिए। तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट उसमें कवर हो जाएगा। एनसीईआरटी मैंने बताया था भाई पढ़ना ज़रूरी है, अगर आपने 6 से लेकर 12 तक पढ़ी तो ये वाले और ये वाले पॉइंट अपने आप कवर हो जाएंगे। ठीक है, 11th क्लास और 12th क्लास की है ये ज्योग्राफी में। ओशियनिक रिसोर्सेज वाले का हम अलग से दे देंगे पॉइंट वाइज, उतना ही काफ़ी है। ठीक, ये वाला ह्यूमन माइग्रेशन वाला पॉइंट भी हम आपको जितना पॉइंट में दे देंगे उतना काफ़ी है। फ्रंटियर एंड बाउंड्रीज वाला भी पॉइंट में दे देंगे। ये वाला पॉइंट आपको ऑलरेडी क्लास 12 अगर आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी में तो काफ़ी सारी चीज़ें वहीं से पता चल सकती हैं। हालांकि वो बेस बनाने के लिए काफ़ी है, जो थ्योरी वाला अंडरस्टैंडिंग के लिए होगा वो भी हम पॉइंट वाइज अपने ग्रुप में दे देंगे। अब देखिए ये जो पूरा पेपर है ये जीएस पेपर 2 पॉलिटी गवर्नेंस करंट अफेयर जो है ये इम्पोर्टेंट जो इंटरनेशनल रिलेशन है इन सब पे बेस्ड। इसीलिए मैंने बोला था कि पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत वाला आप जो है बुक पढ़ें। वो हालांकि कुछ नहीं है, वो तो जो भी हमारे एक्ट्स हैं, संविधान है, ठीक है, जो बेयर एक्ट है, जो लोकसभा राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूशन की साइड है उसी का वो कंपाइलेशन है, लेकिन अच्छा कंपाइलेशन है, पढ़ना चाहिए उसको। कई सारे पॉइंट तो आपके उसी से कवर हो जाएंगे। ठीक है, उनका बेसिक कवर हो जाएगा। पॉइंट वाइज के लिए हम अलग से भी दे देंगे। पहले आप लक्ष्मीकांत की एक बार बुक पढ़ के अगर इसको पढ़ना चालू करें पॉइंट वाइज तो आराम से थ्योरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। ठीक है, कहीं भी कोई समस्या हो तो हमने आपको प्री वाले ग्रुप में एक प्लेलिस्ट भी दी है और आप उसको जो है बाकायदा सर्च भी कर सकते हैं, यूट्यूब में बिल्कुल फ्री है। ठीक, तो उससे भी कर सकते हैं। सारे पॉइंट की जो है अंडरस्टैंडिंग थ्योरी समझने के लिए वो तो हम दे ही रहे हैं अपने ग्रुप में। अब जैसे फाइनेंस कमीशन बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ये ऑलरेडी लक्ष्मीकांत वगैरह में पूरा अच्छे से समझाया गया है। सेपरेशन ऑफ पावर हो गया ये वाला, यानी कि शक्तियों का पृथक्करण। ठीक है, ये वाला भी समझाया गया है। जितने भी हैं सारे ऑलमोस्ट समझाए गए हैं ये। अब देखिए ये भारतीय संविधान योजना की अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के साथ तुलना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आजकल आप देख ही रहे होंगे लेटेस्ट कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, जैसे कई बार जो है लोग सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर को ही पूरा समझते हैं कि उन्होंने ही संविधान बनाया गया, जबकि उसमें कितने सारे लोग थे, 200 करीबन कितने 99 के आसपास लोग थे। ठीक है, और जो पूरा का पूरा संविधान है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे बेस्ड है। तो जो एक्ट आया था अंग्रेजों का, ब्रिटिशर्स का, वही है पूरा संविधान, बस उसी में मॉडिफिकेशंस करके बनाया गया है। इवन ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की उसमें भी 6 लोग थे। बाबा साहब का भी है योगदान, लेकिन बाकी जो हमारे उस टाइम के जितने भी लोग थे सभी लोगों का योगदान था। और आप ये पाएंगे जब ये वाला पॉइंट पढ़ेंगे कि भाई भारत का जो संविधान है वो पूरे दुनिया में कई सारे देशों के जितने भी संविधान हैं उन सब के जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हमारे में ऑलरेडी ले ली गई हैं। कुछ लोग कहते भी हैं इसका क्रिटिसिज्म करके कि भाई ये कॉपी वगैरह है, तो ये सब चीज़ें इसलिए पढ़नी चाहिए, पढ़ा लिखा होना इसीलिए ज़रूरी है सारी चीज़ें। चलो खैर अपने को पॉलिटिकल नहीं रखना है, लेकिन एग्ज़ाम निकालने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, बाकी ये जैसे मैक्सिमम पॉइंट तो इसमें हैं ऑलरेडी, लेकिन ये वाला जो पॉइंट, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इसके सैलिएंट फीचर हैं ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। ठीक है, तो इसको हमने अलग से दे दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा ये देख सकते हैं कई सारी जो बॉडीज़ हैं सब मिल जाएंगी आपको लक्ष्मीकांत वगैरह में। हालांकि जो ये बॉडीज़ हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हो गई, स्टेटूटरी बॉडीज़ हो गई, ये कभी ऐसे नहीं आती कि भाई इनका क्या महत्व है, ये इन सब तरीके से, समझ रहे हैं आप। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम बनता है इन सब चीज़ों पे, लेकिन कई बार मान लो प्रेसिडेंट इलेक्शन चल रहा हुआ, लोकसभा आने वाला है अभी, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, तो उनसे रिलेट करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, हालांकि मैं एक बात बताऊं आपको, यूपी पीएससी की ये आदत रही है, आप खुद एक बार, इसीलिए मैं कह रहा हूँ 2018 से 2023 तक के मेंस के पेपर आप उसके एनालाइज करिए। ठीक है, 2018 से अभी तक के जितने पेपर आए सारे एनालाइज कर लीजिए आप ये पाएंगे कि कई सारे क्वेश्चन ये लोग डायरेक्टली, जो ये जैसे इतना लिखा हुआ है इसी में आगे पीछे कुछ शब्द जोड़ के बना देते हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं, इसीलिए सिलेबस की थ्योरी और बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है।
एटलीस्ट अगर मान लो किसी पॉइंट को डायरेक्टली ही क्वेश्चन में पूछ दिया तो आप लिख के आओगे। अगर आपने हमारे नोट्स पढ़े हुए आराम से उसको लिख के आओगे, ठीक है। तो एक तो ये वाले टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक इनसे जो थोड़ा सा मतलब इसको इंटरप्रेट करके जो क्वेश्चंस बनते हैं उसकी लगातार हम प्रैक्टिस कराएंगे, उस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से करना है सारी चीज़ें, ठीक है। देखिए मेन मैं बातें बता दे रहा हूँ आपको, बाकी तो आपको मैंने बता ही दिया है, पॉइंट वाइज तो पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। उसके अलावा ये जितना भी जो है रोल है, ये एनजीओ का क्या रोल है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के क्वेश्चन वगैरह आते ही रहते हैं, तो ये सब जो है इसमें दिया हुआ है, ठीक है। और ये हर बार आता है ऑलमोस्ट, इसका हमने बाकायदा थ्योरी दी हुई है, उतना भी कोई पढ़ ले तो अच्छे खासे कीवर्ड लिख सकता है वहाँ पे। इसके अलावा ये जितना भी जो है स्कीम्स वगैरह जो चलाई जाती हैं वो सब भी इसी में आ जाती हैं, है ना। अब देखो गरीबी और भूख ये वाला GS3 में भी है जबकि, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका इश्यूज रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर एंड देयर इम्प्लीकेशन ऑन बॉडी पॉलिटिक, ठीक है। तो गरीबी और भूख से संबंधित विषय एवं राजनीतिक व्यवस्था के लिए इनका क्या निहितार्थ हो सकता है, वो सब चीज़ें हैं इसमें। तो इस तरह से इसको पढ़ना है, पॉइंट वाइज हमने दिया हुआ है, उसको ध्यान से पढ़िए। बाकी सिटीजन चार्टर हो गया, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, गवर्नेंस के इशू कई बार आ चुके हैं, बाकायदा हमने दिया हुआ है। और ये बायलेटरल रिलेशन हो गए, ठीक है, रोल ऑफ डेमोक्रेसी हो गए, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी हो गया, इफेक्ट ऑफ पॉलिसी जो इंडिया और के अगल बगल डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशन है उनका क्या इंडिया पे पड़ रहा है, डायस्पोरा का क्या है वो सब हो रहा है, इंस्टीट्यूशन हो गए, सब कुछ दिया हुआ है। कई सारा पार्ट तो इसमें करंट का ही होता है। लास्ट में इन्होंने लिख ही दिया है कि भाई करंट अफेयर तो आएगा ही आएगा, है ना। ये सब भी कई सारी चीज़ें करंट का ही पार्ट है सारा, जो करंट में चलते हैं इंस्टीट्यूशन उन्हीं के सवाल पूछ लेते हैं यहाँ पे। आप समझ रहे हैं कि नहीं, अप्रवासी भारतीयों पर कोई भी अगर जो है प्रभाव पड़ा तो वो सब भी पूछ ही लेते हैं, करंट का पार्ट है सारा। अच्छा ये हो गया GS1-2। अब देखो GS3 पेपर जो है आप इसको चाहे जितना भी पढ़ लो, इसका करंट अफेयर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसी में इकोनॉमी घुसी हुई है, इसी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसी में ICT है यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसी में सिक्योरिटी घुसी हुई है, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई यहाँ पे। एक एक बार आप टॉपिक पढ़िए और इसके साथ साथ आप NCERT की हो सके तो क्लास 9th 10th 11th और 12th की मैक्रो वाली, ये वाली 4 बुकें एक बार और पढ़ें इसके साथ। कई सारी चीज़ें तो इसमें समझ में आ जाएगी, कुछ मुद्दे तो इसमें आपको लक्ष्मीकांत से भी मिल जाएंगे डायरेक्टली, ठीक है। तो जितना थ्योरी बेसिक के लिए ज़रूरी है वो हमने पॉइंट में दे दिया है, बाकी आपको लगातार जो मंथली करंट अफेयर मिलता रहेगा वो सब आप फॉलो करते जाएं, ठीक है। अब देखिए जैसे ये पहला वाला इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, रोल ऑफ नीति आयोग, ये सब दिया हुआ है ये लक्ष्मीकांत वगैरह में, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, इश्यूज ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल जस्टिस और इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ इतने बार पूछा जा चुका है, मतलब कितने बार आयोग पूछ चुका है इसको, और अभी भी आया था, लेटेस्ट में भी आया था। बजट, अब आपको एक बात बताता हूँ भाई, इस पेपर के लिए एक तो नॉर्मल एक वाला करंट अफेयर जरूरी है, उसके साथ साथ आपको बजट, इकोनॉमिक सर्वे जरूर पढ़ना चाहिए, यूपी का भी और यूनियन का भी। देखो बजट क्या होता है, बजट में होता है, जब भी बजट होता है, बजट कब होता है, फरवरी 1 में जनरली इसको रिलीज़ कर देते हैं। उसका क्या मतलब है कि आगे आने वाले 1 साल का पूरा लेखा जोखा है, कौन सी स्कीम जो है लॉन्च करेगी सरकार, किस सेक्टर पे कितना पैसा खर्चा करेगी, कितना रेवेन्यू बजट है, कितना कैपिटल बजट है, कितनी रेल आएंगी, कितनी रोड आएंगी, कितना पोर्ट आएगा, कितना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जाएगा। आप समझ रहे हैं, सब कुछ इसमें होता है। बजट बहुत ध्यान से पढ़ना, पापा उड़वाएगा देख लेना इसका, ठीक है। बजट वाले दिन तो कई बार मैं नहीं बना पाता हूँ, लेकिन बजट के इस बार जल्दी बनाना पड़ेगा क्योंकि यूपी पीसीएस में आ सकता है, तो कोशिश करेंगे फरवरी एंड तक जरूर बना दें, उसको ध्यान से देख लेना। इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है भाई, पिछले साल का क्या क्या रहा, एग्रीकल्चर में क्या रहा है, सर्विसेज में क्या रहा है, इंडस्ट्री में क्या रहा। अब समझ रहे हैं पिछले बार में क्या क्या चीज़ें हुई, कैसे इकोनॉमी आगे बढ़ी, GDP ग्रोथ क्या रहा, पर कैपिटा इनकम क्या रहा, एक एक चीज़ों में डिटेल में बात करते हैं। तो अगर कोई इकोनॉमिक सर्वे बजट पूरा पूरा पढ़ ले, आप समझो GS जो मेंस वाला है बहुत सारा पोर्शन आपका ऑलरेडी कवर हो गया। लेकिन ये पढ़ने वाला पार्ट है, फिर भी आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, ध्यान रखना ये चीज़। ये सब चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, बेसिक्स वही पूछ रहे हैं कि भाई क्या क्या कंपोनेंट होते हैं बजट के, क्या फाइनेंशियल सिस्टम है,
फिर ये प्रमुख फसलें हो गई, ये सब कई बार एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मेजर क्रॉप जितने भी हैं, फार्म से सब्सिडी से रिलेटेड जितने भी मुद्दे होते हैं, ठीक है। वैसे ज़्यादातर तो न्यूज़ में बना ही रहता है ये सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड कई सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। उससे रिलेटेड जो इंडस्ट्री है, जितने भी फूड प्रोसेसिंग और रिलेटेड इंडस्ट्री, उनका क्या स्कोप है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या लोकेशन है, अपस्ट्रीम क्या है, डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट क्या है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट यानी कि आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन क्या है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, भूमि में भारत में स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधार बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पापा वीडियो दिया हुआ है इसका ऑलरेडी। एलपीजी तो काफ़ी ज़रूरी है, वो तो वैसे भी आएगा ही, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। भारत में वैश्वीकरण तथा उदारीकरण के प्रभाव, यानी कि आपका ये लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जो हुआ है उसके क्या क्या जो है यहाँ पे इफ़ेक्ट हुए हैं, कौन को किस तरह से जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी चेंज हुई और इसका इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे क्या क्या इफेक्ट पड़ा है। अब देखो ये, यानी कि ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क और विमानपोतन, यानी कि ये सब चीज़ें क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। एनर्जी, पोर्ट, एयरपोर्ट जो है, ये कहाँ गए, एयरपोर्ट, ठीक है, रेलवे। ये थोड़ी ना पूछेगा कि भाई रेलवे क्या होता है, अरे ये जो बजट में कंपोनेंट आएंगे, क्या क्या मिला, क्या क्या डेवलपमेंट चल रहा है, कैसा स्कोप चल रहा है, कितनी रेलवे बन गई, वो सब चीज़ें पूछी जाएंगी जो करंट अफेयर का पार्ट है। उससे ये सब पॉइंट अगर आपको मिल जाते हैं ना, कई बार ये जो भी चीज़ें बजट वगैरह होता है ना, बजट इकोनॉमिक सर्वे, सारा डेटा आपके पास होता है कि भाई एजुकेशन में जीडीपी का कितना खर्चा कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना खर्चा कर रहे हैं, रोड पे कितना खर्चा कर रहे हैं, पोर्ट पे कितना खर्चा कर रहे हैं, वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या क्या उपलब्धियाँ हो गई हैं, आईसीटी यानी कि जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें जो है नई आ रही, ये आप समझ रहे हैं, ये सारा चीज़ें जो है, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये सब कुछ ये यहाँ पे। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, ये भी पढ़ना है आपको। इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है। मैंडेट ऑफ जो है ये सिक्योरिटी फोर्सेस हो गया, सुरक्षा बलों की भूमिका, प्रकार एवं शासनाधिकार, भारत का उच्च रक्षा संगठन, ठीक है। कृषि, बागवानी, वानिकी और पशुपालन के मुद्दे हो गए। ये सारी चीज़ें बड़ी जो है करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा तगड़ी तरह से रिलेटेड है ये। अब ये है जो है एथिक्स वाला पेपर, एथिक्स, एप्टीट्यूड और इंटीग्रिटी। हालांकि स्टूडेंट से ये उम्मीद की जाती है कि आप लोग इसको जब आप जॉब में आ जाएं तो उसको भी पालन करें, लेकिन आप लोगों में से ज़्यादातर, मतलब मैं तो समझता हूँ 99.99% स्टूडेंट सिर्फ ये यहाँ पे इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपके नंबर ज़्यादा आ जाए। मेरे हिसाब से एग्ज़ाम में फोकस भी आपका ये होना चाहिए कि आपके मैक्सिमम अभी यहाँ पे नंबर आए। भाई वो ईमानदारी अगर आप रखोगे तो जैसा कर्मा करोगे वैसा ही जीवन फल देगा, ठीक है, वो आपका पर्सनल है। लेकिन यहाँ पे इसको ध्यान से पढ़िए, नंबर मैक्सिमम लाने हैं आपको, क्योंकि भैया ईमानदारी एक बहुत महंगा शौक है, सारे लोग उसको नहीं पाल सकते हैं। बाकी चीज़ें जो है समझदार वाले लोगों को इशारा काफ़ी है। हो सके तो जीवन में ईमानदार जरूर रहिए, सिर्फ पढ़िए मत, इसको जीवन में भी इम्प्लीमेंट करिए। मैंने देखा है कई सारे लोगों की न्यूज़ जब मैं देखता हूँ कि भाई ये आईएएस यहाँ पकड़ा गया, ये पीसीएस वहाँ पकड़ा गया, तब मुझे इस पेपर की ज़रूरत आती है। ये वही फ्रॉड है जिन्होंने इस पेपर में नंबर तो ले आए लेकिन जीवन में ईमानदार ना बन पाए। खैर ये ज्ञान की बातें बाद में, अभी यहाँ पे फोकस इस पे सिलेबस पे आते हैं। ये वाले के भी आपको, वैसे तो मैं ये बताऊं कि अगर आपने जीएस 1 2 3 पूरा जो है 3 स्टेज की जो थ्योरी बताई वो सब पढ़ लिया, जो हमने बेसिक सब बताया वो सब पढ़ लिया, कई सारी चीज़ें बस इसमें आप डेफिनेशन पढ़ लीजिए, उतना काफ़ी होता है। बाकी तो आंसर राइटिंग करनी ही पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और देखने की ज़रूरी है कि भाई यहाँ पे 7 पॉइंट हैं, जो 7 पॉइंट का बेसिक थ्योरी अंडरस्टैंडिंग का पापा भी इवन हम दे चुके हैं, ठीक। अब इसमें केस स्टडी भी आती है, लेकिन केस स्टडी अब नहीं आ रही है ज़्यादा। 2 4 सवाल पहले आते थे, 2020-21 में आए, 22 में आए, लेकिन अब तो पिछले साल तो एक ही आया है। तो केस स्टडी जो होती है ना, मेरे हिसाब से आप कुछ केस स्टडी अगर पढ़ लें 8 10, उसी टाइप से आपको आंसर देना होता है, ठीक है। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी आपको थोड़ा आइडिया मिल सकता है। इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल आंसर देना होता है यहाँ पे, मतलब ये नहीं कि कोई भी चीज़ जो है आप अपना
देखो, अगर आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हो तो एक चीज़ ये समझ लो, आपको जो भी चीज़ें आप क्या है एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, ठीक है। आपको जो भी चीज़ें मतलब लेजिस्लेटिव बनाता है, लॉ बनाता है, वो आपको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। ऑफिसर का पहला नियम यही होता है कि भाई जो भी रूल रेगुलेशन है उनको ही फॉलो करे और उनके हिसाब से ही चले सारी चीज़ें। ये नहीं कि अपना रूल रेगुलेशन बनाने लगे। तो केस स्टडी से पहले पूरा इसके जो है थ्योरी वगैरह पढ़ लीजिएगा, प्लस कुछ केस स्टडी पढ़ लीजिएगा, थोड़ा आपको आइडिया मिल जाएगा। बाकी चीज़ें आप जब आंसर राइटिंग में करेंगे तो सारा वहाँ पे समझा दिया जाएगा। ये जीएस 5-6 का पेपर डाला तो गया है, लेकिन एक तरह से ज़बरदस्ती का ही सिलेबस कुछ बनाया गया है यहाँ पे। अब आप देखिए, इसमें जैसे एक स्कीम ही का नाम लिख दिया गया है। ये देखो, जल शक्ति मिशन। मतलब जल शक्ति मिशन क्या, और उसके बाद और चीज़ें नहीं आएंगी, सिलेबस में डालने की क्या जरूरत थी। खैर, एकदम से आयोग को बनाना था तो बना दिया। तो ज़्यादा इसमें कोई बहुत खास पेपर नहीं आता है इसमें। एक्चुअली क्या था कि पहले जीएस 1, 2, 3 इनमें यूपी स्पेशल था पहले से, ठीक है। उसको कॉमा कॉमा करके कई सारे कीवर्ड लिख दिए थे इन्होंने GS 1 और 2 में, ठीक है, और 3 में भी। बाद में अब इनको जब अलग बनाना पड़ा तो वहाँ से हटा दिया इन्होंने और उसी को ब्रॉड ब्रॉड करके लिख दिया है। जितना इसका ज़रूरी है पॉइंट वाइज सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ही जो है GS 1 से लेकर 6 तक का मटेरियल पढ़िएगा। GS 5-6 तो स्पेशली जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ही है, और कहीं है ही नहीं मार्केट में कोई भी मटेरियल। इसी से जो GS 5-6 का 2023 का पेपर आया था, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है अगर आपने हमारा कंटेंट पढ़ के जो हमने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दिए थे उन्हीं में से आ गए थे, ठीक है। बाकी भैया इन वाले पेपर 5 और 6 के साथ उत्तर प्रदेश का बजट और इकोनॉमिक सर्वे जरूर देखना, ठीक है। उनके साथ ही पढ़ना ये पॉइंट सारे, और जो भी लेटेस्ट बजट इकोनॉमिक सर्वे हो वही पढ़िएगा, ठीक। इसमें वही सारी चीज़ें हैं भाई, इतिहास हो गया, हिस्ट्री हो गई, है ना, हिस्ट्री हो गई, सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता हो गई, कल्चर यानी कि संस्कृति हो गई, एंशियंट सिटीज़ ऑफ यूपी, तो लिस्ट ही टाइप की हो गई ये तो, है ना। फिर उत्तर प्रदेश की वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर हो गया, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। म्यूज़ियम वगैरह हो गया, आर्कीव हो गया, है ना, और आर्कियोलॉजी हो गई। अब ये देखिए, इसमें कई पॉइंट ऐसे हैं कि जिसमें आगे पीछे थोड़ा बहुत शब्द लगा के आप सीधे सीधे क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए तीसरा पॉइंट, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1857 के पहले और बाद में उत्तर प्रदेश का योगदान बताइए। अब सिंपली इसमें कोई आगे पीछे शब्द लगा के क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। फिर इमिनेंट फ्रीडम फाइटर और पर्सनालिटीज ऑफ यूपी। तो ये सब जो भी चीज़ें दी हुई हैं आप ये जो है एक बार पॉइंट पढ़ के रख लीजिए। बाकी क्वेश्चन आंसर जो है आंसर राइटिंग करते रहिए। यूपी स्पेशल को कवर और करने के लिए हम मंथली यूपी का करंट देते हैं, उनको भी ज़रूर देखते रहा करिए। तो ये वाले पॉइंट सारे एक बार देख डालिए कि भाई उत्तर प्रदेश के सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी एवं व्यक्तित्व हो गए, ठीक है। फिर ये पांचवा पॉइंट क्या हो गया, रूरल अर्बन और ट्राइबल इश्यूज जो यूपी में हैं वो सारे हो गए। फेस्टिवल हो गए, फेयर्स हो गए, है ना, त्यौहार, मेले, संगीत, लोक नृत्य, पूरी लिस्ट है वो हम दे देंगे आपको। उत्तर प्रदेश का क्या जो है पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, ठीक है, तो राज व्यवस्था हो गई। उत्तर प्रदेश की पब्लिक सर्विसेज हो गई, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टेट सिलेक्शन जो है ये क्राइटेरिया हो गया, ये सब चीज़ें, ठीक। फिर उसके बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो गया। उसके बाद गुड गवर्नेंस वाला पॉइंट हो गया। लैंड रिफॉर्म्स और इसका इम्पैक्ट यूपी में क्या पड़ा वो वाला पॉइंट हो गया। आजकल के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भाई इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी सारा इम्पोर्टेंट है। तो इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी, सुरक्षा से जुड़े मुद्दे बड़ा इम्पोर्टेंट है ये। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, नागरिक अधिकार, सुरक्षा, एक बात तो माननी पड़ेगी, कोई कुछ भी कहे, उत्तर प्रदेश का जो लॉ एंड ऑर्डर है ना एकदम नेक्स्ट लेवल पे प्रो पे चल रहा है बिल्कुल। फिर भैया ये उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रणाली हो गई। भारत के विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका स्पष्ट करें, बताओ, आगे कर दो, इतना इतना क्वेश्चन बन गया कि नहीं। इस पे सिलेबस बहुत छोटे छोटे पॉइंट के रखे गए हैं। टूरिज्म क्या है, उत्तर प्रदेश की जो करंट अफेयर ही एक पॉइंट रख दिया गया, तो इस हमने मंथली इसीलिए देना भी चालू ही कर दिया है। अब ये जो है चलो इसमें पढ़ाना ही पड़ेगा, जब यही वाली स्कीम लिखी यही पढ़नी पड़ेगी अभी जब तक इसका कोर्स नहीं बदलता है। तो ये इस तरह से GS 5 और 6 एक बार आप देख लीजिएगा। 6 वाले में तो ज़्यादातर वही जो है बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये वाले पॉइंट है। उत्तर प्रदेश का व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, ये सब जो है आ जाएगा बजट और इकोनॉमिक सर्वे में।
निवेश वगैरह ये सब बजट में दे देते हैं, ठीक है। जनसंख्या वाला ये सेंसस वगैरह का पार्ट है। कृषि का व्यवसायीकरण हो गया, कृषि फसलों का उत्पादन, वानिकी यानी कि फॉरेस्ट पॉलिसी उत्तर प्रदेश की, ये सारा हमने दिया हुआ है। आराम से आप पढ़ के क्लियर कर सकते हैं, टेंशन मत लीजिए। जितना ज़रूरी एग्ज़ाम के लिए वो सब हमने दिया हुआ है, ठीक। पीपीपी मॉडल है जो, ये सब चीज़ें हैं। तो ये 23 पॉइंट हैं, इस तरह से हैं। एक बात मैं लास्ट में फिर कहूँगा कि भाई ध्यान रखना, मेंस के लिए क्या क्या करने हैं वो एक बार ध्यान से सुन लो इसको। देखो 3 स्टेज स्ट्रेटजी सबसे पहले हो गया, उसको उसके बाद जो है PYQ एनालिसिस और ये पूरा सिलेबस को पढ़ो। सारे पॉइंट के जो बेसिक थ्योरी और अंडरस्टैंडिंग 78 वाला ग्रुप ज्वाइन करके सारा देख लो, प्लस उसके जो करंट आते रहे हैं उससे अपने आप को अपडेट करते रहो। प्लस आंसर राइटिंग इम्प्रूवमेंट वाला प्रोग्राम ज्वाइन करके पूरा आंसर राइटिंग वगैरह सीखते रहिए और लगातार लिखते रहिए। लिखना एक कंटिन्यूस प्रोसेस है भाई, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना सकती है। लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेंस की भी और प्री की भी। मेंस में ध्यान रखना ये चीज़ कि एग्ज़ाम से पहले 1000-1200 क्वेश्चन लिख के ही जाना है। प्री में क्या बताया था कि कम से कम 10-12 हज़ार सवाल लगा के जाना, ठीक है। और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ PYQ एनालिसिस सिलेबस तो है ही कि देख लेना। प्री से पहले याद है ना मैंने क्या बताया था भाई, GS 1 से लेके 6 तक का पूरा स्टडी मटेरियल, थ्योरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर, PYQ एनालिसिस क्लियर कर लेना, हिंदी की थ्योरी पूरी पढ़ लेना, ठीक है। एसिक और प्लस सबकी PYQ एनालिसिस कर लेना और आंसर राइटिंग के बेसिक सीख लेना। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कैसे विद इन वर्ड लिमिट, विद इन टाइम लिमिट, ये सब करते हैं। अब तक आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी समस्या हो तुरंत इस वीडियो में कमेंट करके आप बता सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाइए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पूरे यूट्यूब में इकलौता ऐसा चैनल है जो पिछले 8 सालों से लगातार फ्री शिक्षा के लिए काम कर रहा है। जो भी हमारे पेड ग्रुप में चीज़ें होती हैं उन सबके फ्री वीडियो भी हम देते ही हैं। GS 5-6 अभी लेटेस्ट में जैसे चेंज हुआ है तो GS 5-6 की पूरी हमने प्लेलिस्ट बना के दी हैं। आप उनसे पूरा बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं। इवन मेंस आंसर राइटिंग की हमारी प्लेलिस्ट लगातार चलती है। करीबन 350 से ज़्यादा क्वेश्चन हो चुके हैं, 350 से ज़्यादा, 350-400 वीडियो हैं उसमें। उसको अगर आप पूरा देख डालो तो बहुत सारी आंसर राइटिंग का बेसिक तो उसी से क्लियर हो जाए। इसके अलावा हिंदी की हमारी मेंस की प्लेलिस्ट है, उससे पूरा हिंदी का सिलेबस, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ कवर किया जा सकता है, पूरा का पूरा फ्री में बिल्कुल। एसे की भी हमारी प्लेलिस्ट है, उसमें भी यही करा जा सकता है। तो मेंस में भी हमने पूरा सपोर्ट दिया हुआ है। अच्छा, एक टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस का जो है वीडियो है वो मैं इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। कुछ और इम्पोर्टेंट वीडियोस जो मुझे लगेंगे वो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ऑल द बेस्ट है, जय।